अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 मई-जून 2021 पेपर 1-1 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको देखते हैं कि जी ये कैसे। अब देखें, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट दिस पॉइंट एंड दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग, यू कैन सी दीज टू फोर्सेस, और इनके बीच में एंगल जो है 150 डिग्री है। The resultant force on the object can be resolved into a pair of perpendicular components. Which row shows numerical expressions for the possible pair of perpendicular components? हमने क्या करना है कि जी हमने इस क्वेश्चन में दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी है। और हमने सबसे पहले एक रेफरेंस एक्सिस चूज करना है जिसके अक्रॉस इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देखें तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। लेट्स से मैं इस फोर्स को रेफरेंस मानता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जी इसमें क्या इशू है। और ऐसे एक स्टूडेंट के जहन में ये ख्याल आता है कि जी मैं इस फोर्स के को रेफरेंस मान के मैं इस ये जो है दिस इज माय, मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स 10 को रिजॉल्व कर लेता हूँ दो कंपोनेंट्स में। और आप देख लें कि ये एंगल कितना होगा, ये सारा एंगल 180 होता है, तो 180 माइनस 150 जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरे पास बच्चों ये फोर्स क्या आएगी, शाबाश, 10 cos ऑफ 30, ये इसके एंगल के एडजेसेंट है। और ये जो कंपोनेंट है सामने वाला कंपोनेंट, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट टू द एंगल, सो दिस इज 10 sin 30। इस स्टेज पे आपको ये तो क्लियर है कि कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब देख लें कि रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट देखें तो आप देख लें बच्चों कि ये फोर्स जो है इस तरफ है और इसका ये कंपोनेंट जो है इस तरफ है। हम देखेंगे कि जी रिजल्टेंट इनका कंपोनेंट देखें तो क्या होगा, हम 5 - 10 cos 30 कर सकते हैं या 10 cos 30 - 5 कर सकते हैं। सो कोई मसला नहीं है। लेट्स से 10 cos 30 टूवर्ड्स राइट है, -5 दिस इज टूवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज एफ ऑफ एक्स। और वर्टिकल कंपोनेंट जो हम निकालना है एफ वाई, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 sin 30। अब अगर आप इन ऑप्शंस पे गौर करें तो आपके पास 10 cos 30 - 5 तो एक कंपोनेंट है ये, लेकिन इसके सामने जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज 10 cos 30, वेयर एज हमारे पास दिस इज 10 sin 30। और 10 cos 30 10 sin 30 आपस में इक्वल नहीं है। सो इसी तरीके से अगर आप सारी ऑप्शन में देखें ना, नीचे 10 sin 30 - 5 और 10 cos 30, 10 - 5 cos 30 और 5 sin 30। तो इस तरह एक स्टूडेंट ने ऐसा करने से अब क्या हुआ कि जी ये नीचे ऑप्शन नहीं आ रही। हमें पता है कि आपको ये चीज़ क्लियर करवाई गई होगी और ये चीज़ क्लियर होगी कि जी जब भी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो रेफरेंस एक्सिस हमारी अपनी मर्जी होती है, हमें जहाँ सूट करे हम उसको ले लेते हैं। पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये इस पॉसिबिलिटीज में हमारा आंसर जो है वो नहीं आया। तो मैं अब क्या करूँगा, इसी चीज़ को, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि आपके जहन में अगर ये होगा तो आप सबसे पहले ट्राई तो इस तरह करेंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन जो है आपके पास नहीं आई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये होगी कि आप क्या करेंगे, इस फोर्स को रेफरेंस के तौर पे इस फोर्स को मान के, मतलब 10 के पैरेलल और 10 के ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो ये 30 डिग्री, इनके एरोज आर इंपॉर्टेंट, ये एरो इधर, ये एरो इधर, इससे अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने, ये आपके पास रिजल्टेंट है तो एरो शुड बी, ये इसके कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बच्चों बात ये है कि जी अगर ये चीज़ आपके पास आ गई तो अब हम इसको वैल्यू लिखते हैं जी। ये देख लें, इस 5 को हम रिजॉल्व कर लें तो दिस इज 5 cos 30 एंड दैट वुड बी 5
सॉरी दिस इज 5, sin 30। अब देख लें बच्चों कि ये कंपोनेंट और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक जब हम इसको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो मेरे पास आएगा 10 - 5 cos 30। ठीक है, ये एक कंपोनेंट आ गया, दैट इज पैरेलल टू 10 न्यूटन फोर्स। और इसके जो परपेंडिकुलर आता है वो है 5 sin 30। अब आप देख लें नीचे ऑप्शंस में कि जी 10 - 5 cos 30 जो है आपके पास, और 5 sin 30 ये जो है ऑप्शन सी में है। ये देख लें यहाँ पे 10 - 5 cos 30 which is this and 5 sin 30 which is this। बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन में क्या कन्वे करना चाह रहा था मैं, कि जब आपके पास फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ता है तो आप, फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस है, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक रेफरेंस मान के उसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे आंसर आप मैच नहीं कर पाएंगे। सो आपने क्या किया कि जी 10 न्यूटन फोर्स को एज ए रेफरेंस मान लिया और उसके अलोंग उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर फोर्सेस आपने निकाल दी और आपने 5 न्यूटन को रिजॉल्व किया। तो पहले वाले भी कंपोनेंट सही थे, लेकिन वो एक अनदर पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ कंपोनेंट थे। लेकिन इस केस में हमने जो आंसर तलाश करना था, तो हमें क्या किया है कि जी 5 न्यूटन को रिजॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो अगर आपको कोई इशू होगा फिर भी, तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर अपना आंसर, अपना जो डाउट है वो लिखिएगा। अच्छा बच्चों, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि जी प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट टाइम t इक्वल टू 0। सो इट travels over a horizontal ground as shown. This is the path of the projectile and this is ground. Air resistance is negligible. This is a very important condition. Which graph best shows the variation with time t of the speed of projectile? ठीक है, when it is launched to when it lands on the ground। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली जो आपने ज़हन में याद रखनी है कि यहाँ एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि यहाँ स्पीड की बात हो रही है। अक्सर बच्चे फिर इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें जी, फैक्ट आपके पास क्या है कि जी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहती है। वर्टिकल वेलोसिटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम होती है और फिर जो है ये डिक्रीज होती रहती है। इवेंचुअली वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है, वेयर एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहती है। फिर वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज होती है और यहाँ मैक्सिमम होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहती है। ये फैक्ट है जो आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम टोटल वेलोसिटी की बात करते हैं, हम रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात करते हैं। ठीक है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का जो है वो उसका नेट यूज करते हैं। ठीक है, उससे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज आपको नजर आनी चाहिए कि जी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी भी जीरो नहीं है। सो टॉप पोजीशन पे स्पीड जीरो नहीं है, स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम। वजह ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम, फिर वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया तो स्पीड कम होगी। स्पीड का फॉर्मूला ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका चेंज नहीं हो रहा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका चेंज हो रहा है। शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट आपका डिक्रीज हो रहा होगा टिल दिस पॉइंट, सो दिस मीन स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट फिर इंक्रीज होगा, इसका मतलब स्पीड फिर इंक्रीज हो रही होगी। तो स्पीड इज नेवर जीरो, स्पीड इज मिनिमम एट द टॉप पोजीशन। इसलिए आप देखें कि बी और डी में देखें तो यहाँ पे स्पीड जीरो हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इनको आप फौरन से कैंसिल आउट कर दें कि स्पीड इज नेवर जीरो। ए में क्या हो रहा है, ए में स्पीड इज कांस्टेंट, सो स्पीड इज नॉट पॉसिबल टू रिमेन कांस्टेंट ओवर हियर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका चेंज हो रहा है।
तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो सी होगा कि स्पीड देख लें, शुरू में आपके पास मैक्सिमम, फिर डिक्रीजेस टू मिनिमम वैल्यू, उसके बाद स्पीड फिर इंक्रीज होगी। अब आपके जहन में सवाल आ सकते हैं कि जी वाई स्पीड इज नॉट इन दिस वे, ऐसा क्यों नहीं है? बच्चों याद रखना कि जी स्पीड में क्या होता है कि जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो आपका कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो जब आप टोटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो नॉन लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा होगा। इसलिए स्पीड जो है आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जीरो है, वर्टिकल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। लेकिन याद रखना कि जी जो आपका स्पीड है, स्पीड की वेरिएशन, टोटल स्पीड की वेरिएशन जो है वो नॉन लीनियर होगी। अब दूसरी हम बात की जी कब किस कंडीशन में ये चीज जो है आपकी हम ये देखना चाहें कि ऑप्शन ए कब हो सकती थी, ऑप्शन बी कब हो सकती थी, सी कब हो सकती थी, इस क्वेश्चन में क्या चेंज लाता कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। इसी एक क्वेश्चन से मैंने आपको काफी ज्यादा लर्निंग करानी है। अगर ये बच्चों यहाँ पे लिखा होता कि जी वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये लिखा होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो फिर आपके पास क्या होता, ए होता। या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड, जाहिर है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी तो उसके साथ कंपोनेंट कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर कहता ना, तो फिर आपके पास इसका ग्राफ ये होता है कि दैट रिमेन्स कांस्टेंट और ये चेंज नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी बात अगर आपको कहता है जी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी वाई, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्पीड्स जो है आपके पास क्या होता कि जी शुरू में स्पीड वर्टिकल मैक्सिमम है इस जगह पे, और इवेंचुअली टॉप पे जाके स्पीड, वर्टिकल स्पीड जो है कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है, फिर जो है आपका इंक्रीज हो रहा होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो ग्रेडियंट होगा वो वेलोसिटी का, वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस लिहाज से अगर कहा होता है कि जी वर्टिकल स्पीड बताएं तो फिर आपके पास ये ग्राफ होता। ठीक है बच्चों, अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करता तो फिर ग्राफ कैसा होता, वी वाई, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो बच्चों फिर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम, टॉप पे जीरो, और फिर जब जैसे नीचे आ रहा है ना बच्चों तो उसकी डायरेक्शन बदल बदल रही है। तो चूंकि वेलोसिटी की बात करें, दिस इज वेलोसिटी, इस जगह पे जीरो और फिर ये वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो जाती है। ये भी लिख सकते थे आप, या आप इसको, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे। तो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये ये सिचुएशन आपको समझ आ गई। ये सिचुएशन क्या होती भैया कि जी अगर आपसे कहता कि जी एयर रेजिस्टेंस आपके पास जो है नेग्लिजिबल नहीं है, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेरिएशन है उसको कैसे है, तो आप देख लें कि जी शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है, शुरू में मैक्सिमम फिर डिक्रीज हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो टॉप पे जीरो, और फिर चूंकि मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है तो वो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना बच्चों, तो फिर ये नेगेटिव साइन जो होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये फिर फ्लिप करके इस तरह का ग्राफ बन जाता है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड। जो बी है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, डी तब होता है जब एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही होती, एयर रेजिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो होती। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों बन रहा है, आप देखें कि जी जो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपके पास एक्सेलेरेशन होता है, और एक्सेलेरेशन अब वर्टिकल एक्सेलेरेशन भी आपके पास चेंज हो रहा होता है। ये देख लें, यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम, यहाँ ग्रेडियंट कम, यहाँ ग्रेडियंट कम, यहाँ ग्रेडियंट जीरो। वजह है जब ये ऊपर जा रहा है ना भैया, आपके पास क्या है, एयर रेजिस्टेंस किधर लग रही होगी, नीचे।
और वेट भी नीचे लग रहा है। तो शुरू में क्या है, स्पीड मैक्सिमम है वर्टिकल, इसलिए एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो एयर स्पीड कम होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस जब कम हो रहा है तो क्या होगा, आपके पास जो है, जो इसका ग्रेडियंट है वो आपके पास कम होता रहेगा। तो स्पीड टाइम इसका जो ग्रेडियंट है वो अब आप देख लें कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे टॉप पोजीशन में बच्चों देखें जाके, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, इसका ग्रेडियंट जो है वो जीरो है। वजह ये कि टॉप पोजीशन पे आपके पास जो है एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वहाँ पे आपके पास जीरो हो रहा है। इसलिए ये डिफरेंट सिचुएशंस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कब किस सिचुएशन में क्या पॉसिबल होगा।